गुड मॉर्निंग क्लास 12। हमें क्लास आपको बता दूं कि हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तुम्हारा एमटी भी आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और कोई भी क्वेरी है तो तुम ले सकते हो। हमें आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करना है, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड। फ्रॉम द स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर तुमने नोट किया होगा कि हम एक सीक्वेंस में चलते हैं। कैसे? फर्स्ट चैप्टर के बारे में हमने कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, ठीक है। कोल्ड वॉर में हमने ये पढ़ा कि कैसे 1945 के बाद बिटवीन द यूएस एंड यूएसएसआर कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर में पढ़ा कि कोल्ड वॉर ख़त्म कैसे होता है। कोल्ड वॉर ख़त्म ऐसे होता है यूएसएसआर की गवर्नमेंट गिरने के कारण, कि पूरी यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी पूरी डाउन हो जाती है। और फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है मॉडल्स लाता है शॉक थेरेपी की। और शॉक थेरेपी क्या था कि जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी उन सबको प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट कर रहा था। मतलब कि जितनी तानाशाही जो देश थे उन सबको पूंजीवाद में कन्वर्ट कर रहा था। समझ गए? मतलब कि जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी वो सारी कहाँ जा रही थी? प्राइवेट में। वो सारी कैपिटलिज्म में इन्वेस्ट कर रहे थे। अब थर्ड चैप्टर है यूएस। जब हमने देखा कि क्योंकि हमने ये देखा कोल्ड वॉर के कारण यूएसएसआर बिल्कुल डाउन हो चुका है और वो एक तरह का रशिया जो है नया निकल के आया। तो अब थर्ड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो फिर उसके बाद एक ही सुपर पावर बचती है, वो है यूएस। ठीक है कि अब हम यूएस का ओवरव्यू लेंगे थोड़ा कि यूएस ने क्या किया। जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, हमें पता चला यूएसएसआर इस कंपटीशन से, इस रेस से निकल गया है, तो एक यूएस ही बचता है यहाँ पे जो एक सुपर पावर बन के रह जाता है। ठीक है, तो अब यूएस ने अपनी सुपर पावर पूरे वर्ल्ड पे कैसे दिखाई, या उसने कैसे दिखाया कि मैं कैसा हूँ यहाँ पे मेरी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड, यूएस हेगेमनी इन वर्ल्ड। वी हैव सीन दैट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट द यूएस विदाउट एनी सीरियस राइवल इन द वर्ल्ड। हम देखते हैं कि हम जो कोल्ड वॉर है वो यूएस को बिना कुछ इफेक्ट किए जो है उसका जो राइवल है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब यूएस कुछ भी नहीं करता उसमें। और कोल्ड वॉर कैसे ख़त्म होती है? क्योंकि उनका जो राइवल है, मतलब कि जो यूएसएसआर था उसका डाउन होने की वजह से। द ईरा सिंस दिस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एट द पीरियड ऑफ यूएस डोमिनेंस और अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब देखो, जब ये स्टार्ट हुआ था चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था कि बाइपोलर वर्ड था उस टाइम पे। बाइपोलर का क्या मतलब था? बाइपोलर मतलब दो पोलर्स। मेन कौन दो पोलर्स थे? एक तो यूएस और एक दूसरा यूएसएसआर, मतलब रशिया। पर अब तुम देखो कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही पोलर बचता है, क्योंकि एक तो डाउन चला गया, एक की तो इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? यूनिपोलर वर्ड। तो आफ्टर द कोल्ड वॉर 1991 क्या बचता है? यूएस एज अ सुपर पावर, ओनली द वन सिंगल सुपर पावर। उसका हम यहाँ पे अब डोमिनेंस पढ़ेंगे कि उसने कितना ज़्यादा डोमिनेट किया है सब कंट्रीज़ को। डोमिनेट करना मतलब एक दबाव डालना, अपना एक जोर डालना। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ दिस डोमिनेंस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यूएस ने किस हद तक अपना डोमिनेंस, मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं एक सुपर पावर हूँ, उसने ये दिखाने के लिए किस हद तक लोगों पूरी देशों के ऊपर डोमिनेंस बनाया है। We begin by narrating the story of the rise of the new world from the first Gulf War to the US-led invasion of Iraq. अब यहाँ पे हम बहुत सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिससे तुम्हें पता चलेगा कि यूएस जब सिंगल पावर रह गया था एज अ सुपर पावर, तो उसने किस तरीके से, मतलब कि बहुत सारे इवेंट्स हुए थे जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ और किस तरीके से हमें पता चला कि यूएस किस नए रूप से निकल के आया एज ए सिंगल सुपर पावर। ठीक है, जैसे फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में मैं अभी तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, उसके बाद यूएस लेड इन्वेशन ऑफ इराक, उसके बाद इन्वेशन ऑफ इराक भी बताऊंगी। ये पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें यूएस का क्या क्या रोल था और उसने क्या क्या दिखाया। ठीक है, वी देन पोज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ यूएस डोमिनेशन विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी। पहले हम ये दो वॉर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट गल्फ वॉर, जिसमें हमें पता चलेगा कि यूएस का कितना वर्ल्ड पे डोमिनेंस था,
और यूएस लेड इन्वेशन ऑफ इराक, की यूएस ने इराक के ऊपर कैसे हमला किया था, ये मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम बताएंगे कि यूएस डोमिनेशन विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हेगेमनी। After exploring the political, economic and cultural aspects of US hegemony, we assess the India's policy। उसके बाद पता चलेगा कि ये कैसे जो US hegemony था ये ओवरकम कैसे हुआ, मतलब ये धीरे धीरे कैसे कम होने लगा। तो पहले हम फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ से बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। द सडन कलैप्स ऑफ द यूनियन, द सडन कलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन टुक एवरीवन बाय द सरप्राइज। जब एकदम से सोवियत यूनियन डाउन हो गया था, मतलब जब उसकी इकोनॉमी बिल्कुल गिर गई थी, तो ये सबके लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि उस वक्त 2 सुपर पावर्स थी और उसके बाद उसकी इकोनॉमी गिरने के बाद एक ही सुपर पावर रह गई थी, यूएस। द अदर रिमेन विद ऑल इट्स पावर इंटैक्ट इवन एनहांस्ड। Thus it would appear that the US hegemony began in 1991 after Soviet power disappeared from the international scene। उसके बाद ये पता चलेगा कि कैसे यूएस हेगेमनी शुरू होती है कोल्ड वॉर के बाद, 1991 के बाद, ठीक है। और जो सोवियत पावर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इस कोल्ड वॉर के बाद जो यूएस था वो कैसे अपनी हेगेमनी दिखाता है। दिस इज़ लार्जली करेक्ट, बट वी नीड टू हेल्प इन माइंड 2 राइटर्स टू दिस। फर्स्ट, एज वी शिल सी, chapters, some aspects of US hegemony did not emerge in 1991 but in the fact go back to the end of the Second World War 1945। मतलब कि ये चीज़ यूएस के अंदर डोमिनेंस डालने वाला, जोर डालने वाली जो फैक्ट था, ये हमें सिर्फ 1991 के एंड कोल्ड वॉर में नहीं दिखा, राइट फ्रॉम द 1945 जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो यूएस ने तभी से स्टार्ट कर दिया था कंट्रीज को डोमिनेट करना। सेकेंड, द यूएस डिड नॉट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ हेजेमोनिक राइट फ्रॉम द 1991। इट बिकेम क्लियर मच लेटर दैट द वर्ल्ड वाज इन फैक्ट लिविंग इन अ पीरियड ऑफ हेगेमनी। वो कह रहे हैं कि यूएस ने ये नहीं दिखाया कोल्ड वॉर के बाद कि मैं हेगेमनी पावर हूँ, मतलब मैं एक सिंगल पावर हूँ, ये उसने कभी शो नहीं किया। पर ये धीरे धीरे कंट्रीज को पता चला, कैसे कि जब उसने अपना रोल दिखाया कि वो कैसे कैसे कर रहा है, मतलब राइट फ्रॉम द 1991 जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तब उसने एकदम से कुछ नहीं दिखाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये क्लियर हुआ कि जो हमारा जो वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, वो एक हेगेमनी पावर के अंदर है। किसके अंदर है? यूएस के अंदर है, क्योंकि यूएस ही एक सिंगल हेगेमनिक पावर है। Let us therefore look at the process by which US hegemony got established more closely। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि US कैसे हम हेगेमनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, in August 1990 इराक इन्वेडेड कुवैत। 1990 में, अगस्त 1990 में इराक ने क्या किया? कुवैत के ऊपर हमला किया ताकि वो कुवैत को पूरा अपना ले सके, मतलब उसके ऊपर हमला किया, अपनी आर्मी फोर्स भेज दी ताकि वो उसको कुवैत को ले ले पूरा। रैपिडली ऑक्यूपाइंग एंड सब्सिक्वेंटली एनेक्सिंग इट। आफ्टर अ सीरीज ऑफ डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स फेल्ड एट कन्विंसिंग इराक टू क्विक इट्स एग्रेशन। उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही ये बात सबको पता चली तो इराक ने एकदम से अपना एग्रेशन स्टॉप कर दिया। कैसे? अब जैसे देखो, यूनाइटेड नेशंस को पता चल गया कि इराक ने कुवैत के ऊपर हमला किया है। यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस ने, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस तुम्हें पता होगा आई गेस, यूनाइटेड नेशंस नहीं पता तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यूनाइटेड नेशंस एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत पहले बन गया था, आफ्टर द कोल्ड वॉर एंड्स, मतलब आफ्टर द कोल्ड वॉर नहीं, कोल्ड वॉर से पहले से ही। कब की बात है ये? आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो जाता है तब यूनाइटेड नेशंस बनता है। उसमें बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ये एग्रीमेंट करती है कि अब हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लड़ाई इन द सेंस कि अगर हमें पता चला, मतलब ये सारी कंट्रीज़ मिलके एग्रीमेंट बनाती है कि अगर हमें पता चला कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे अटैक किया है, तो जिस कंट्री ने स्टार्टिंग की थी
हम सब मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो यूएन वालों को पता चल गया कि अगर चाइना वालों ने इंडिया पे अटैक किया, तो यूएन की जितनी भी मेंबर्स हैं, मतलब जितनी भी कंट्रीज मेंबर्स हैं, वो सब कंट्रीज इंडिया के साथ मिलके चाइना के अगेंस्ट अटैक करेंगे। ठीक है, ऐसे। तो जब यूएन को पता चला तो यूएन ने क्या किया, कुवैत के लिए फोर्स भेजी अपनी, ताकि जो मतलब ऑब्वियसली सब कंट्रीज़ की फोर्स थी, ठीक है ना, क्योंकि यूएन वालों ने साइन किया हुआ था एग्रीमेंट कि अगर कोई भी कंट्री पहले एक्ट करेगी तो जो जितनी भी बाकी सारी कंट्रीज़ हैं उसके अगेंस्ट एक्ट होगा, ठीक है। For the UN, this was a dramatic decision after years of deadlock during the Cold War. The US President George Bush had the emergence of a new world order. अब UN वालों ने जब ये भेज दिया, तो अब इसमें हमें कैसे पता चलता है कि यूएस की क्या रोल आया इसमें, ये तुम्हें देखो मैं बताती हूँ। A massive coalition force of 6,60,000 troops from 34 countries, मतलब जितने आर्मी थी, कितनी आर्मी थी देखो, 6,60,000 troops from 34 कंट्रीज से आर्मी आई थी, ठीक है। 34 मतलब 34 कंट्रीज से आर्मी आई थी, टोटल 6,60,000 ट्रूप्स थे। Fought against Iraq and defeated it in what came to be known as First Gulf War, ठीक है। तो उन सब ने इराक के अगेंस्ट लड़ाई की, कुवैत के उसमें जाकर, टेरिटरी में जाकर उन्होंने इराक के अगेंस्ट लड़ाई की। किस लिए? क्योंकि यूएन वालों को पता चल गया था और 34 कंट्रीज़ ने मिलकर अपनी सारी आर्मी के साथ उनके इराक के अगेंस्ट लड़ाई की, और इस लड़ाई को बोला उसके अगेंस्ट अटैक किया था, और उसके लिए बोला जाता है फर्स्ट गल्फ वॉर। क्या है ये? फर्स्ट गल्फ वॉर। फर्स्ट गल्फ वॉर। अब देखो, यूएन ऑपरेशन विच वॉज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म वॉज ओवरवेलमिंग अमेरिका। ये जो ऑपरेशन था कि हम इराक के अगेंस्ट अटैक करते हैं 34 कंट्रीज़ मिलकर, ये किसका ऑपरेशन था? ये जो यूएन का हम नाम लेते हैं कि यूएन वालों को इन्फॉर्मेशन मिली एंड उन्होंने अपने 34 कंट्रीज़ के मेंबर्स को रेडी किया कि तुम्हें इराक के अगेंस्ट एक्शन लेना है क्योंकि उसने कुवैत के ऊपर अटैक किया। ये जो था असली में जो था आइडिया अमेरिका का था, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। अमेरिका वाले चाहते थे कि हम उनके ऊपर, इराक वालों के ऊपर अटैक करो। क्यों? अब इसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा था? अमेरिका ने क्या किया? An American general Norman Schwarzschild led the Union coalition and nearly 75% of the coalition forces were from the US. US वालों ने 75% फोर्स अपनी भेजी। अभी मैंने तुम्हें बताया कि 34 कंट्री से आर्मी आई थी, जिन 34 कंट्री में से यूएस में से सिर्फ 75% तो यूएस ने भेजी थी। मतलब अगर 6,60,000 अगर ट्रूप्स हैं तो उसका अगर 75% करते हैं, मतलब जो भी 75% होगा उसका, वो यूएस वालों ने भेजा, ठीक है। मतलब 34 कंट्रीज में से भी सिर्फ सिंगल कंट्री ने एक 75% आर्मी भेजी है। Although the Iraqi president Saddam Hussein had promised the mother of all present battles, the Iraqi forces were quickly defeated and forced to withdraw from the Kuwait. फिर उसके बाद क्या हुआ? उस अटैक होने के बाद जो इराक का जो प्रेसिडेंट था उसने प्रॉमिस किया, इराक के प्रेसिडेंट ने प्रॉमिस किया कि अब हम जो हैं विड्रॉ कर रहे हैं इस लड़ाई के में से। अब हमारे पास ऑब्वियसली कुछ नहीं बचा, अगर हमारे अगेंस्ट इतना हमला हो गया तो हम, और कुवैत में से हम बहुत जल्दी विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमेरिका क्या दिखाना चाहता था अपनी 75% आर्मी भेज के? वो यही दिखाना चाहता था कि उसके पास कितनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हुआ कि अगर यूएस वालों ने 75% अपनी आर्मी भेजी है और इतनी, तो इसका ये मतलब है ना कि उनके पास इतनी मिलिट्री है, उनके पास इतनी मिलिट्री पावर है, ठीक है, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कंट्री। The first Gulf War relieved the vast technological gap that had opened up between the US military capability and other states. इससे पता चला कि US मिलिट्री और बाकी सब मिलिट्रीज में कितना डिफरेंस था, कि यूएस की इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री गई थी 75% और बाकी सब कंट्रीज़ की, बाकी सब 33 कंट्रीज़ की मिला के 25% थी।
ठीक है। द हाईली पब्लिसाइज्ड यूज ऑफ सो कॉल्ड स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द यूएस लेड सम ऑब्जर्वर टू कॉल दिस कंप्यूटर वॉर। उन्होंने बहुत ऐसे कुछ नए कहते हैं कि स्मार्ट बॉम्ब्स जो हैं यूज़ किए थ्रू इंटरनेट, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर वॉर। ठीक है, मतलब कि स्मार्ट बॉम्ब्स बाय द लेड सम ऑब्जर्वर्स टू कॉल दिस अ कंप्यूटर वॉर। मतलब कि कुछ ऐसे स्मार्ट बॉम्ब्स जिसको वो बोलते हैं कि ये कंप्यूटर बॉम्ब्स है, मतलब वो बहुत पहले से ही उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो पहले से ही सबसे ज़्यादा एडवांस थी। क्लियर। वाइड स्प्रेड टेलीविजन कवरेज ऑल्सो मेड इट अ वीडियो गेम वॉर। जैसे जैसे उन्होंने ये स्प्रेड कर दिया सबके बीच में, ये मतलब वो ये दिखाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में कि एक मैं सिंगल पावर हूँ, तो उसके लिए उनको क्या था कि वो पूरे वर्ल्ड में फैलाएं कि मैं हूँ। ठीक है। विद व्यूअर्स अराउंड द वर्ल्ड वॉचिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ इराकी फोर्सेज लाइव ऑन टीवी इन द कंफर्ट ऑफ देयर लिविंग रूम्स। मतलब कि यूएस वालों ने क्या किया, अपने जो टेक्नोलॉजिकल के थ्रू पूरे वर्ल्ड में वो टीवी के थ्रू सेंड कर रहे हैं वीडियो गेम वॉर। ठीक है, वीडियो गेम वो मतलब अपने टेक्नोलॉजी के थ्रू सेंड कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी एडवांस कंट्री है और उनके पास कितनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है। देखो, अगर कोई भी कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी या डेवलप होगी, हमने यूएस को क्यों बोला वो सुपर पावर है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मतलब कि तुम सोच भी नहीं सकते कि उसको हर एक चीज़ की खबर है कि हर कंट्री में क्या हो रहा है, क्योंकि उसने हर कंट्री के ऊपर अपनी सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं। मतलब उसको छोटी से छोटी चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम यूएस को बोलते हैं। और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, मतलब कोई यूएस, मतलब हम क्यों कहते हैं कि कोई डेवलप्ड कंट्री स्ट्रॉन्ग कैसे बनती है, उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो सकती है, उसकी टेक्नोलॉजिकल पावर एडवांस हो सकती है। ठीक है, यही सब फैक्टर्स होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें उसमें थी। इनक्रेडिबली द यूएस में एक्चुअली हैव मेड ए प्रॉफिट फ्रॉम द वॉर। तो इसका ये मतलब है कि यूएस को इस चीज़ का, इस वॉर का प्रॉफिट मिला एक तरह का। किस चीज़ का, कि उसने लोगों को ये दिखाया कि आई एम अ सुपर पावर, और दिस टाइप ऑफ हेगेमनी वहाँ से लोगों को पता चली कि ये यूएस की हेगेमनी है। According to many reports, US received more money from countries like Germany, Japan and Saudi Arabia than it had spent on the war. ठीक है, उसके बाद यूएस को बहुत ज़्यादा पैसे भी मिले दूसरी कंट्रीज से। कहाँ से? जर्मनी, जापान एंड सऊदी अरेबिया, वो यहाँ पे करती है क्योंकि इसने इतने ज़्यादा स्पेंड किए थे वॉर पे। ठीक है, तो इस चीज़ का कहाँ मिला, उसको फ़ायदा मिला। तो आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे एंड ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट था और एक टॉपिक के बारे में जो हमने आज किया, द गल्फ वॉर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, और अपना जो काम है वो रेगुलर करते रहो। एमटी तुम्हारे आने वाले हैं, चैप्टर 1 और 2 तुम्हारा एमटी सिलेबस है। ठीक है, तो पहले 1 और 2 रीड करो और कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ लो, लेकिन ऐसे मत करना कि तैयारी नहीं की या कुछ भी मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, okay, so take care all of you.